नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं केजरीवाल के विषय में। और केजरीवाल मतलब पॉलिटिक्स की नई धारा अगर कोई है, गंदी है, अच्छी है, खराब है, या फिर अपने स्वार्थ के लिए कोई धारा अगर निकली है तो वो भारत में केजरीवाल की निकली है। केजरीवाल के बाद अब दूसरा टेस्ट जो चल रहा है, लिटमस टेस्ट चल रहा है, वो चल रहा है तमिलनाडु का, जोसेफ विजय का। जोसेफ विजय शायद ज़्यादा मैच्योर हैं, केजरीवाल से ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ उनके साथ प्लान बनाया गया होगा, या फिर जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल प्लांट किए गए थे, तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि जोसेफ विजय प्लांट हो सकता किए गए हों, कि इतना स्ट्रक्चरल वे में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे को खर्च करना और उसके बाद चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाना, चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाकर चुनाव जीत जाना, ये कोई ऐसा लगता है कि पीछे से कोई कैडर काम कर रहा है। केजरीवाल के लिए भी यही कहा गया था। केजरीवाल जी के पास आदमी नहीं थे, नई पार्टी थी, इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो पेड वर्कर्स, कहीं से तो पैसे मिल रहे होंगे, जिन्होंने दिल्ली में प्रचार किया था। जब वो ऑल इंडिया लड़ने गए तो उतने ही लोग थे, तो वो कैसे लड़ते, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जोसेफ विजय की खास बात है, केजरीवाल बोलते ज़्यादा थे, जोसेफ विजय थोड़ा कम बोल रहे हैं, अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोग सिमिलरिटी देखते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार वाले वो श्रीमान जी हैं, उनके विषय में भी लोग ऐसे ही कहते थे कि वो भी कहीं ना कहीं से तो लॉजिकली चल रहे हैं। खैर, कि ये बड़ी स्ट्रैटेजियाँ होती हैं, इसलिए कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि अब केजरीवाल को इंटरनेशनल कॉरपोरेट जगत ने अगर पकड़ कर रखा था तो मुक्ति देना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अब लाडली जोसेफ विजय हो गए हैं। उस मीडिया के भी लाडले जोसेफ विजय हैं, जो मीडिया केजरीवाल को कभी बढ़ाया करती थी। अब आजकल केजरीवाल ने नई बैटल खोल दी है। वो नई बैटल कोर्ट के खिलाफ है। एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल फंसे हुए हैं, सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मनी ट्रेल पकड़ा गया, ये भी सब जानते हैं। मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे, केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे। केजरीवाल को बाहर निकाला भी गया तो ये कहते हुए कि भाई डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का, चुनाव में प्रचार करने का अधिकार है। केजरीवाल को इन शर्तों के साथ निकाला गया कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं निभाएंगे, वो सेक्रेटरीट से नहीं मिलेंगे, वो मंत्रिपरिषद से नहीं मिलेंगे, वो अपने नेताओं से मिल सकते हैं। तब उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि सारे पर कटने के बाद उड़ेंगे कैसे। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था और खुद चुनाव में चले गए थे। ये सारा प्रकरण हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया था, और ट्रायल कोर्ट ने एक बड़ी लंबी चौड़ी आदेश किया था, जिस आदेश में कहा गया कि नहीं, कुछ बनता ही नहीं है, चार्ज ही फ्रेम नहीं हो सकते, मुकदमा चलना तो बहुत दूर की बात। सीबीआई ने जो चार्जशीट लगाई है वो चार्जशीट वेरीफाइड ही नहीं है। हालांकि वही चार्जशीट, वही चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को तो लगा था कि वेरीफाइड हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट को नहीं लगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पास पूरी फाइल आई होगी तो उसको लगा होगा कि नहीं बनता। लेकिन वो मामला जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, चूंकि पहले से देख रही थी, उनकी अदालत में पड़ा, उन्होंने उस विषय पर वहीं स्टे कर दिया था। ये स्टे और सीबीआई के खिलाफ जो टिप्पणी की थी ट्रायल कोर्ट ने, वो टिप्पणी सीज कर दी थी। अक्सर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की टिप्पणी को सीज कर देता है, हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्टों की टिप्पणियों को सीज कर देता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई कोर्ट ऐसे ऑर्डर में लिख देता है तो बड़ी बेंच उसको सीज कर देती है। ये डिससर्विस भी शब्द इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक पुराने जजमेंट पे जब उन्होंने ये जजमेंट लिखा तो उन्होंने कहा कि दैट वाज एन डिससर्विस। जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट में उन्होंने कहा दैट वाज एन डिससर्विस ऑफ द सोसाइटी। उस बात को लेकर ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने ये भी लिखा था कि किसी भी जजेस के काम के लिए डिससर्विस नहीं लिखा जाना चाहिए, ये उनका व्यू था, और उनको जैसा लगा वैसा उन्होंने लिखा। ये डिससर्विस शब्द जो है वो जज की इंसल्ट है। आप सोचिए कि ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने जब ये लिखा था कि किसी भी जज के लिए डिससर्विस, कि वो डिससर्विस ऑफ द सोसाइटी कर गए, वो तक नागवार गुजरा है, तो केजरीवाल ने क्या कहा? केजरीवाल ने कहा हमें तो आपको विश्वास ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा हमें तो आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। केजरीवाल ने कहा कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे बच्चे
मतलब जैसे कहा कि आपके बच्चे वो करते हैं, उनसे कहा आप सेमिनारों में जाती हैं, उन सेमिनारों में जाती हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ घटक दल या जो उनके वो हैं वो उसको डील करते हैं, या उन्होंने कार्यक्रम बुलाया था, उनके कार्यक्रम में आप गई थी और आपने भगवान शिव को लेकर और ऐसे वैसे टिप्पणी करी थी, ऐसे तमाम तरह के। और फिर वो वीडियो वायरल भी किए गए थे। केजरीवाल ने जो सेलेक्टिव बहस की थी उससे भी सेलेक्टिव निकाल कर वो वायरल करने की कोशिश करके पूरी आम आदमी पार्टी। इससे ज़्यादा किसी भी कोर्ट के लिए वहाँ तो केवल डिससर्विस शब्द इस्तेमाल कर दिया था। इस बात को लेकर ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने जजमेंट में लिखा और कोर्ट भी किया था। तो यहाँ तो किसी जज को उसके खानदान सहित पूरे परिवार सहित सवाल किए जा रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि नीचे वाली कोर्ट जिसके खिलाफ उसको लिखने का अधिकार है, जिसके खिलाफ वो अपील सुन रही हैं, जिसके खिलाफ वो कोई जो टिप्पणी को सीज कर रही हैं, इस बात को लेकर केवल डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। और इस बात को डिससेटिस्फैक्शन हुई, इससे पहले भी आपकी अदालत में आए थे और आपने मुझे रिलीफ नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ कब दी थी? एक साल अंदर रखने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलीफ क्या दी थी कि भाई आप मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, आप सेक्रेटरी से नहीं मिल सकते। तो रिलीफ भी जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो वही दी थी जो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कह रही थी। फिर भी जब ये सब कुछ हो गया, रेक्यू एप्लीकेशन का रिजेक्शन और सब, उसके बाद भी मीडिया में ये सब कुछ चलाया गया। रेक्यू एप्लीकेशन के समय पर आपने जो भी कहा तो ठीक है, लेकिन आपने उसको वायरल किया और उसके साथ टिप्पणियां की, उसके साथ सब कुछ किया, ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आती है क्योंकि आप न्याय के पक्ष में नहीं हैं। आपको चाहिए था कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट में उस रेक्यू एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट कर दी गई थी उसको जाकर SLP में ले जाते, सुप्रीम कोर्ट सुनता, हो सकता है कि कोर्ट ट्रांसफर कर देता। लेकिन ये केजरीवाल को भी मालूम था कि कोर्ट ट्रांसफर नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि ये कोई ग्राउंड नहीं बनता और जो भी वो कह रहे हैं वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी में भी आता है, तो कैसे कर देगा? ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सुमोटो केजरीवाल के द्वारा या उनकी पार्टी के लोग या उनके जो थे 6 लोगों के नाम उसमें आए हैं, उन लोगों के नाम सहित कंटेम्प्ट का नोटिस कर लिया, मतलब सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया कंटेम्प्ट का। अब उन्होंने कहा कि जब हमने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया है तो अब अगर एक्साइज पॉलिसी पर मैं डील करती हूँ या डिसीजन देती हूँ तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि मैं बायस हूँ, इसलिए मैं अब इसको छोड़ती हूँ, लेकिन यहाँ सुमोटो लेती हूँ। अब ये बात सामने आ रही थी कि आखिर ये बैटल कहाँ तक जाएगी, इस बैटल में खेलेगा कौन और कितना खेलेगा, आखिर इस बैटल की सच्चाई क्या है, इस बैटल में ये वाकई में बैटल है, कंटेम्प्ट का क्लैश है या जुडिशियल रिक्यूजल हुआ है। केजरीवाल जो चाहते थे वो हो गया। ये तो मानना पड़ेगा कि केजरीवाल की राजनीति ने, उनकी पार्टी ने जो चाहा वो मिल गया। लेकिन क्या ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के द्वारा फाइल को रेक्यू कर देना या फाइल को छोड़ देना, ये क्या सत्य की जीत है? अब कहा तो यही गया, ये सत्याग्रह की जीत है, ये सत्य की जीत है। केजरीवाल के सारे बंदे यही कह रहे थे ये सत्याग्रह और सत्य की जीत है। क्या वाकई में फाइल एक कोर्ट से ट्रांसफर होना ही जीत है? बाकी केस के अंदर कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि अब कोर्ट के पास, अब जिस कोर्ट के पास गई है फाइल, वो कोर्ट नए सिरे से इसकी गहराई में जाने वाली है। आप सोच लीजिए कि जिन कोर्टों के पास ये मामला जाने वाला है उनमें ऑनरेबल जस्टिस जैन की एक कोर्ट है और वो ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट है। ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन कई एक बड़े मामलों के लिए जाने जाते हैं। वो कई एक ऐसे मामलों के लिए जाने गए जिनमें कि हाउस अरेस्ट, वो डिजिटल अरेस्ट का मामला था, या फिर और उनके लिए ये कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि गवर्नमेंट को वो ज़्यादा हाशिए पर रखते हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन की अदालत में एक्साइज पॉलिसी की जो अपील है वो गई है। मैं फिर से कहता हूँ, कॉग्निजेंस ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ले लिया था, उन्होंने ऑर्डर उसमें कर दिए थे, ऑर्डर करके वो सीज़ कर दी थी, मतलब टिप्पणी सीज़ कर दी थी, फाइल को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा फाइल को कॉल कर लिया गया था नीचे वाली कोर्ट से जो ट्रायल कोर्ट थी, और इसके अतिरिक्त केजरीवाल मतलब जो कोर्ट है, कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। ईडी की फाइल भी उन्होंने सीज कर दी थी। अब वो फाइल ट्रांसफर होकर चीफ जस्टिस के पास गई होगी, चीफ जस्टिस ने मनोज जैन साहब को दे दी। ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन की अदालत में जिसमें ये पड़ा है, वो अदालत
अब उसके सामने सबसे पहली बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दिए गए ऑर्डर जिसमें उन्होंने सीज किया है और जिसमें उन्होंने वो किया, क्या उसको छेड़ेंगे? मैं समझता हूं कि कोई भी जज पुरानी कोर्ट के किए गए आदेशों को नहीं छेड़ता। तो केजरीवाल को ये रिलीफ तो नहीं मिलने वाली कि जो सीबीआई के खिलाफ टिप्पणी की थी वो टिप्पणी ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों हटा दी। उनको मुझे नहीं लगता कि ये भी रिलीफ मिलने वाली है कि ईडी की फाइल को रोक दिया गया था, फाइल मांग ली गई थी और साथ में ये कहा गया था कि भाई ये जो नीचे वाला कमेंट है डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज कैसे स्वीकार किया जा सकता है? डिस्चार्ज तो बनता ही नहीं है। और ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फाइल ट्रांसफर करते समय भी कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी बेंच इस डिस्चार्ज ऑर्डर को नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि ये इसमें अपरेंट मिस्टेक दिखाई दे रही है। अपरेंट मिस्टेक और पेटेंट मिस्टेक कहते हैं, लेटेंट और पेटेंट। पेटेंट का मतलब है बिल्कुल चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है गलत हुआ, लेटेंट का मतलब होता है अंदर घुसने के बाद कुछ गलत दिखाई पड़ा। जहां पर पेटेंट एरर दिखाई दे रहा हो, पेटेंट एरर क्या था कि डिस्चार्ज बिना जो अप्रूवर थे, सरकारी गवाह थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गवाहियां दी हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन करे बगैर केवल चार्जशीट के आधार पर यह कह दिया चार्ज ही नहीं बनता, तो फिर ये तो अपरेंट मिस्टेक है। अपरेंट मिस्टेक मतलब पेटेंट मिस्टेक है जो दिखाई दे रही है कि नहीं ये कुछ गलत हो गया, ये हमारे यहाँ के ट्रायल चलाने का स्टाइल नहीं है। क्या इस पेटेंट मिस्टेक को जो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पलट दिया या उस पर कमेंट कर दिया या उसको उन्होंने नीचे वाले जजमेंट को रोक दिया और फिर से इनको एक्यूज्ड बना दिया, तो क्या ऑनरेबल जस्टिस पंकज जैन की, वो ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन की अदालत उनको छोड़ देगी? मुझे तो नहीं लगता। और जो हाई कोर्ट का स्टाइल है वो हाई कोर्ट का स्टाइल है और बड़े स्ट्रिक्टली ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन इसको डील करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अब बात आती है कि जो उनके खिलाफ सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। अब देखिए, सू मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने लिया, तो क्या सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा करेंगी? देखिए, जो कोई भी सू मोटो कंटेम्प्ट लेगा जिसके खिलाफ, मेरे खिलाफ हुआ है, तो फिर मैं वादी हो गया, मैं यहाँ पर पार्टी बन जाऊंगा और जैसे ही मैं पार्टी बनूंगा वैसे ही दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर होगा। अब चूंकि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कंटेम्प्ट आया है, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कंटेम्प्ट किया है, इसलिए 2 जजेस की बेंच कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सुनेगी। अब ये जो 2 जजेस की बेंच है, उस बेंच में भी 2 जजेस और जो एक प्रमोटेड है, नीचे से गए, और दूसरे डायरेक्ट वाले हैं, उनकी अदालतें भी इसलिए ही जानी जाती हैं। उनकी अदालतों की भी खास बात यह है कि वो उनके केसेस भी DHLF और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े केसेस, और ये वाड्रा वाला केस तो उनकी अदालत से विड्रॉ कर लिया अभी। ये जो नीचे कॉग्निजेंस नीचे वाली कोर्ट ने ले लिया था, तो उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट आए थे रॉबर्ट वाड्रा, और रॉबर्ट वाड्रा को ये अंदाजा था कि जैसे ही उनकी बेंच में लगा तो उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। इन्होंने विड्रॉ करने का अनुमति भी दे दी। विड्रॉ ऐसी कंडीशन में करते हैं कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी, या तो उस कोर्ट से उसको रिलीफ मिलने की आशंका नहीं होती, मतलब शंका होती है कि उस कोर्ट से उसे रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि कोर्ट इन मामलों में बड़ी स्ट्रिक्ट है, सरकारी मामलों में, करप्शन के मामलों में बड़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए रिलीफ नहीं मिल सकती। और दूसरा कारण ये होता है कि उसने कोई नई स्ट्रैटेजी बनाई हो और उस स्ट्रैटेजी के तहत केस वापस लेके नीचे वाली अदालत में ही हम कुछ करेंगे, या फिर इस अदालत में या उस अदालत में हम ट्रायल चलाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने अपना केस इन 2 जजेस की बेंच में से एक जज साहब की अदालत से वापस ले ली। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है, हकीकत यह है कि और जैसे स्वर्णकांता शर्मा ने छोड़ तो दिया है, एक नया कंटेम्प्ट का केस लगा दिया, और कंटेम्प्ट का केस लगाकर अब कंटेम्प्ट का मामला अलग चलेगा, 2 जजेस की बेंच सुनेगी। और मुझे लगता है कि ये बड़ा मामला है, ऐसा मामला जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, ऐसा मामला जिसमें ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई करी हो, और ऐसा मामला जो हाई प्रोफाइल करप्शन का मामला हो।
विदेशी फंडिंग का मामला हो, विदेशी शक्तियों के दिमाग का मामला हो, प्लांटेशन का मामला हो, उनके स्ट्रैटेजी बनाने का मामला हो, जो आजकल लोग कहते हैं कि जोसेफ विजय के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ऐसे मामलों में कोर्ट की साख सबसे पहले सामने आती है। तो क्या ये माना जाए कि कोर्ट की साख इस समय लगी है दांव पर? क्या ये माना जाए, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने पहले, इन्हीं कोर्टों ने जो 2 जजेस की बेंच लगी है, इनमें से एक जज की बेंच में एक मामला आया था, तो उस मामले में उन्होंने कहा कि देखिए पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा कि अगर हम इसको बेल दे देते हैं, बेल रिजेक्ट करते समय उन्होंने कहा कि इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। जिस कोर्ट की दिमाग में ये बात हो कि इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा, इसमें समाज कैसे सोचेगा, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसी कोर्ट जो ऑनरेबल जस्टिस चावला और ऑनरेबल जस्टिस डुडेजा की अदालत, जिसमें इस तरह के मामले सुनवाई किए गए हों और उनकी टिप्पणियां उनमें आई हों, वो मामले इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल जो सोच रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है, मैं समझता हूं कि अब सही से उनका ट्रायल शुरू होगा। और अगर इन जजेस ने भी वैसे एक्शन लेने शुरू किए तो क्या इनके खिलाफ भी मोर्चा खोले जाएंगे? सब मिले हुए हैं, सब कोर्ट भी मिला हुआ है और सब कोई मिलकर हमारा संहार करना चाहते हैं, ऐसा कहना शुरू करेंगे। ये सब बातें अब सामने आएंगी, लेकिन अभी ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से तो उनका पीछा छूट गया है, जिसको वो सत्य की जीत और सत्याग्रह की जीत बता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।